आज के एपिसोड में हम सूट्स के एलिमेंट्स को डिटेल में करेंगे। सूट्स के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उन सभी एलिमेंट्स को समझेंगे, उनके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आज टर्म्स और एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीसी में, उनका पूरी सीपीसी में बहुत रिलेवेंट रहेगा। वो शब्द बार बार सीपीसी में रिपीट किए जाएंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड क्लियर हो जाता है तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स माने जाते हैं सीपीसी के, जैसे रेस्ट जुडिकाटा और ये सब, हालांकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई विल ट्राई एंड मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। तो उन सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आज के एपिसोड के फंडे आपको क्लियर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्लीज पे अटेंशन और हर टॉपिक को बहुत डिटेल में विद इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स से हम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम इसी एपिसोड में इसको पूरा कवर करें। चलिए देखते हैं कितना हो पाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि सूट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला एलिमेंट होता है कॉज ऑफ एक्शन। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, इनका मतलब क्या है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा हम बोलते हैं एलिमेंट होता है पार्टीज। भाई, जब आप सूट डालेंगे तो सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो सूट किस बात का डालेंगे। दूसरा, पार्टीज होनी चाहिए। तीसरा, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। चौथा, रिलीफ, आपने कुछ क्लेम की हो। अभी बिल्कुल मत घबराइए, ये शब्द बहुत भारी लग सकते हैं, लेकिन हम इनको बहुत सिंपल तरीके से डिकोड करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, अभी फिर एक एक चल के हम समझेंगे। उसके बाद पांचवा हम बोल सकते हैं मैटर इन इशू। और छठा हम बोल सकते हैं टाइटल। तो कुल मिला के सूट के ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले हम कॉज ऑफ एक्शन से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उन सबको देखते हैं। अगर हम कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन की बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इसकी अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। इसका क्या मतलब है कि भैया सीपीसी में या फॉर दैट मैटर एनी अदर लॉ, इट इज नॉट बीन डिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो भैया फिर डेफिनेशन कहाँ से निकालें? तो हम देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसके बारे में इसको डिफाइन किया है किसी केस में। तो हाँ, उसका जवाब हमें मिलता है कि सोनिक सर्जिकल्स वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन को डिफाइन किया था। किस तरीके से डिफाइन किया था, उसमें जाने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसके वर्ड्स को, देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ एक्शन। कुल मिला के एक एक्शन लिया गया है और उस एक्शन लेने का क्या कॉज है। ठीक है, एक्शन क्या लिया गया है, आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। भाई यही तो एक्शन लिया है ना आपने। आप कोर्ट चले गए, आपने सूट फाइल कर दिया वहां पर, और उस एक्शन का कॉज क्या है, आपने क्यों फाइल किया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है एक्शन करने का कॉज। एक्शन क्या है, सूट फाइल करना। उसका कॉज क्या है, दैट इज आर कॉज ऑफ एक्शन। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो इट इज कॉज ऑफ एक्शन इज द ग्राउंड फॉर फाइलिंग द सूट। भाई आपने जो सूट फाइल किया है उसके ग्राउंड्स क्या है, क्यों फाइल किया है, क्यों आप कोर्ट के पास आए हैं। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो आप कोर्ट के पास आए होंगे ना। और यहीं से इसके इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। इसी सिंपल वाली डेफिनेशन से कॉज ऑफ एक्शन के इंग्रेडिएंट्स भी निकलते हैं। क्या इंग्रेडिएंट्स है कॉज ऑफ एक्शन के? कॉज ऑफ एक्शन के 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है सब्सटैंटिव लीगल राइट। आपके पास एक सब्सटैंटिव लीगल राइट थी, एक ऐसी राइट जो लॉ ने आपको दी थी, कोई भी राइट हो सकती है वो, और उस राइट का वॉयलेशन होना, ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। यू हैड अ सब्सटैंटिव लीगल राइट and that substantive legal right has been violated by any other person
दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स को समझने के लिए कि हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी हु इज अ टीचर, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने फीस पे कर दी है, और बी मिस्टर ए को पढ़ाएंगे, ही विल टीच हिम। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय के बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एंट्री डिनाई कर दी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एंड मिस्टर ए हैज गॉन एंड फाइल्ड अ सूट। तो देखते हैं यहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्या है। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपके पास एक सब्सटैंटिव लीगल राइट होनी चाहिए। तो क्या इस मामले में मिस्टर ए के पास कोई सब्सटैंटिव लीगल राइट है? द आंसर इज यस, उनके पास सब्सटैंटिव लीगल राइट है। कैसे है? जब ए फी पे कर रहे हैं और बी उनको टीच करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिस्टर ए के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट थी टू अटेंड द क्लास। आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है अपना, दूसरा इंग्रेडिएंट है वॉयलेशन। तो क्या किसी तरीके से उनकी राइट का इंफ्रिंजमेंट है, वॉयलेशन हुआ है? हुआ है जी, यस। कैसे हुआ है? उनको एंट्री डिनाई कर दी गई। जब एंट्री उनको डिनाई की गई तो इसका मतलब उनकी राइट का वॉयलेशन हुआ है। तो यहां पर ये दोनों फैक्टर्स कॉज ऑफ एक्शन क्लियरली बता रहे हैं कि यस, मिस्टर ए का कॉज ऑफ एक्शन यहां पर क्रिएट हो गया है, और जिसके कारण वो कोर्ट में आकर न्याय मांग रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो हम सिंपलर डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो देखा जाए तो यहां पर एक ग्राउंड ऑफ फाइलिंग द सूट भी है। भाई उसके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट थी, उस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का किसी ने वॉयलेशन कर दिया। अब वॉयलेशन कर दिया तो भाई किसी के पास तो जाएगा ना आदमी, इधर किसी का दरवाजा तो खटखटाएगा ना। वो क्या कर रहा है? वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। कैसे खटखटा रहा है? सूट फाइल करके खटखटा रहा है, वहां पर सूट फाइल कर रहा है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये मैडम है, इनका नाम है डब्ल्यू, और इनके हस्बैंड हैं, उनका नाम है एच। अब जो डब्ल्यू एच हैं वो लीगली वेडेड हैं, उनकी वेडिंग लीगल तरीके से है, कोई भी वॉइड या वॉइडेबल का कोई सीन नहीं है, लीगल उनकी वेडिंग है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एच मना कर रहे हैं कि नो, डब्ल्यू इज नॉट माई वाइफ। तो देखो यहां पर क्या कॉज ऑफ एक्शन हो रहा है, क्या वो कोर्ट जा सकती हैं? हमने क्या कहा था, उन्हीं 2 फंडों को अप्लाई करेंगे। 2 फंड है, कौन सा? पहला, सब्सटेंटिव लीगल राइट का होना। क्या यहां पर सब्सटेंटिव लीगल राइट है? यस, because she is a legally wedded wife, she has a legal right to be declared as a wife। भाई क्योंकि वो लीगली वेडेड वाइफ हैं, तो उनको वाइफ कहलाया भी तो जाना चाहिए ना। तो उनका ही लीगल राइट है कि she should be called as a wife। दूसरा, is there any violation? Yes, there is a violation। How? Because husband is denying that। उनका लीगल राइट है कि वो वाइफ कहलाए मिस्टर एच की, क्योंकि लीगली वेडेड हैं वो। लेकिन मिस्टर एच वॉलेट कर रहे हैं उस राइट को। कैसे वॉलेट कर रहे हैं? इज डिनाइंग द फैक्ट। तो यहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया है, और अब वो महिला डब्ल्यू कोर्ट में आके डिक्लेरेटरी सूट दाखिल कर सकती हैं कि भैया ये डिक्लेयर किया जाए कि मैं इनकी लीगली वेडेड वाइफ हूं। ठीक है जी, कॉज ऑफ एक्शन। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। और आगे चलते हैं। मान लीजिए ये है मकान, और इसमें रहते हैं मिस्टर ए जो कि टेनेंट है, और ये हैं मिस्टर बी जो कि यहां के बहुत बड़े गुंडे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए का जो पोसेशन है उसको आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोसेशन इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो क्या भैया यहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो रहा है? क्या कोई ऐसा ग्राउंड क्रिएट हो रहा है जिससे मिस्टर ए जाकर कोर्ट की मदद मांगे? अगेन लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट पॉइंट इज देयर एनी सब्सटेंटिव लीगल राइट? द आंसर इज यस। क्या सब्सटेंटिव लीगल राइट है? क्योंकि भैया ये टेनेंट हैं, लॉफुल टेनेंट हैं, तो ही हैज द राइट टू एंजॉय एंड पोसेस द प्रॉपर्टी। भैया इस प्रॉपर्टी को वो एंजॉय करेंगे, पोसेस करेंगे। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, वॉयलेशन हुआ या नहीं हुआ? यस। एनी डिस्टर्बेंस, भैया इनकी राइट थी कि वो इसको एंजॉय करें, पोसेस करें। अब किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है उनकी इस राइट में,
तो वो वायलेशन हुआ ना। इस तरीके से यहां पर भी कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये मैंने कॉज ऑफ एक्शन का आपको इंग्रेडिएंट मतलब समझा दिया है। अब हम आते हैं दोबारा से सोनिक सर्जिकल वाली जो डेफिनेशन है, जो मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सोनिक सर्जिकल की डेफिनेशन में कोर्ट ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट। तो सोनिक सर्जिकल में इसे दो डायमेंशंस या दो एस्पेक्ट से कॉज ऑफ एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। पहला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन इज बंडल ऑफ फैक्ट्स, दोज बंडल ऑफ फैक्ट्स विच गिव राइज टू राइट और लाइबिलिटीज। वो बंडल ऑफ फैक्ट्स जो किसी व्यक्ति को राइट या लाइबिलिटीज देते हैं, वो कॉज ऑफ एक्शन कहलाएगा। साथ में उन्होंने दूसरे डायमेंशन से उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करी कॉज ऑफ एक्शन को। उन्होंने कहा कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो साइन क्वा नोन है। इसका मतलब होता है एसेंशियल। साइन क्वा नोन है फॉर द सक्सेस इन द सूट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने जो सूट डाला है उसमें अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट है कॉज ऑफ एक्शन। आपको कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना ही करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं बंडल ऑफ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो प्रूव करने पड़ेंगे। किसको प्रूव करने पड़ेंगे? बंडल ऑफ फैक्ट्स जो कि प्रूव करने पड़ेंगे प्लेंटिफ को टू गेट द डिसीजन इन हिज फेवर। क्योंकि वो इतना जरूरी है सक्सेस के लिए कि जब तक आप कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं कर पाओगे आप डिसीजन अपने फेवर में नहीं ले सकते। तो पहली चीज तो आपको कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना पड़ेगा अपने फेवर में। ठीक है, तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लिया आपने मेरी बात, बहुत अच्छा किया। जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया कोर्ट भी सबसे पहले क्या करेगा? कॉज ऑफ एक्शन के बारे में पता करेगा कि है भी या नहीं है तो क्या है। तो कोर्ट कैसे पता करेगा? इसका जवाब मिलता है कि देखो दो तीन चीजें होती हैं कोर्ट के सामने। सबसे पहले हम देखें तो प्लेंटिफ होता है जो कोर्ट में गया है, डिफेंडेंट होता है जिसके ऊपर आरोप है वो डिफेंड कर रहा है। ठीक है, प्लेंटिफ किस किस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है? भैया वो प्लेंट दाखिल करता है और उसका एग्जामिनेशन भी होता है। उससे एग्जामिन भी कर सकती है कोर्ट, उससे पूछ भी सकती है। सेम डिफेंडेंट भी अपना रिप्लाई दाखिल करेगा रिटन फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, और उसका भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। जो कॉज ऑफ एक्शन पता करना है उसके लिए रिलेवेंट क्या है? उसके लिए ये वाला पार्ट रिलेवेंट है एंड दिस पार्ट इज नॉट रिलेवेंट। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। क्यों रिलेवेंट नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्यों रिलेवेंट है। कॉज ऑफ एक्शन पता करने के लिए प्लेंट के ऊपर कोर्ट कंसंट्रेट कर सकता है। जो उन्होंने लिखित रूप में प्लेंट दाखिल की है उससे कॉज ऑफ एक्शन का कोर्ट पता लगाने की कोशिश कर सकता है। वहां से अगर क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा तो कोर्ट एग्जामिनेशन कर सकता है, प्लेंटिफ से पूछ सकता है भैया कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताएं। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं देखा जाएगा, ना ही डिफेंडेंट का एग्जामिनेशन किया जाएगा। सिंपल सी बात है, डिफेंडेंट हो सकता है कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश करे रिगार्डिंग दी कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि जब उससे पूछेंगे भैया, डिफेंडेंट तो अपने हक की बात करेगा ना। डिफेंडेंट चाहेगा कि वो केस जीते तो अपने हक की बात करेगा, अपने हक की बात करेगा तो वो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर सकता है, जो कि बहुत फैटल होगी प्रोसीडिंग्स को लेके। तो इसलिए हमने क्लियर ये कहा कि भैया डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट या उसका एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा टू इन्फर द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन को इन्फर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाएगा, प्लेंट और प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल यह आता है कि मान लीजिए एक प्लेंट दाखिल की प्लेंटिफ ने
और उसमें कॉज ऑफ एक्शन को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो पहले तो हमें देखना है कि क्या ये डिस्क्लोज करना जरूरी भी है, इज इट नेसेसरी, और क्या सीपीसी इसके बारे में कुछ बोल रहा है। और अगर जरूरी है, पहले तो देखना जरूरी है नहीं है, और अगर जरूरी है तो हमें ये देखना है कि भैया नहीं किया तो क्या होगा। तो अब हम अपनी सीपीसी में से कुछ कुछ प्रावधान निकालते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप निकालिए ऑर्डर 7 का रूल 1, उसका ई पार्ट। देखिए क्या कहता है ये, शुरू से पढ़ते हैं इसको। ऑर्डर 7 जो कि प्लेंट के बारे में बात कर रहा है, उसका रूल नंबर 1, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, तो सबसे पहले तो उसको मार्क कर लीजिए, द प्लेंट शैल, ये मैंडेटरी पर्टिकुलर्स हैं, ये कोई डिस्क्रिशन नहीं है प्लेंटिफ का, ये उसको डालने ही डालने हैं। कंटेन दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ए बी सी डी ये सब छोड़ दीजिए, बाद में इनको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए अपना इंपॉर्टेंट है ई। क्या कह रहा है, द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। भैया जब भी आप प्लेंट दाखिल करेंगे तो ऑर्डर 7 रूल 1 ई के अनुसार आपको क्लियरली वो फैक्ट्स बताने हैं जो आपका कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हो, और साथ में ये भी बताना है कि ये कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ है। ये कब का इसलिए रिलेवेंस है ताकि आप यहां से ये पता कर सकें कि भैया ये लिमिटेशन पीरियड में है या नहीं है। लिमिटेशन पीरियड में बता देता हूं, हो सकता है अभी आपने ये टॉपिक नहीं किए हो। लिमिटेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब भी आप सूट डालते हैं तो कोई एक पीरियड तय कर दिया जाता है कि भैया इससे पहले डाल लिया तो डाल लिया, इसके बाद डाला तो कोर्ट नहीं सुनेगी, क्योंकि कुछ तो एंड होना यार लिटिगेशन का। मान लीजिए मेरा कोई कॉज ऑफ एक्शन, मेरे पक्ष में कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है 2 अक्टूबर 2021 को, तो इसकी कोई तो समय सीमा होनी चाहिए ना, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई जिसके अंदर मैं केस डालूं और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मुझे अलाउ ना किया जाए। अगर ये समय सीमा नहीं होगी तो ये तो भैया आदमी 10 साल के बाद भी आके डाल लेगा, उसमें तो बहुत सारी दिक्कत होगी, कैसे एविडेंसेस आएंगे, कैसे विटनेसेस को बुलाया जाएगा, डिसीजन तक पहुंचने में दिक्कत होगी। इसके अलावा भैया लिटिगेशन भी तो कंटिन्यू हो रही है ना, ऐसे तो वो तलवार लटकी रहेगी लिटिगेशन की। इसलिए कुछ समय सीमा तय कर दी जो कि हम लिमिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं, और उन्हीं सभी समय सीमाओं को लेकर जो लॉ है उसे हम लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में लिमिटेशन एक्ट बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। हम ये कह रहे थे कि ऑर्डर 7 का रूल 1 ई कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है और वो कब आया है ये आपको अपनी प्लेंट में बताना ही बताना पड़ेगा, शैल। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर अपने को क्लियरिटी आ गई है कि शैल शब्द का उपयोग किया गया है। ऑर्डर 7 रूल 1 ई में शैल शब्द का उपयोग है, इसलिए आपको कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज अपनी प्लेंट में बताना ही बताना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए आपने ना बताया तो कोर्ट क्या करेगा। इसके लिए दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए और अब निकालिए ऑर्डर 7 रूल 11। देखिए ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कह रहा है। ऑर्डर 7 रूल 11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट विल डू इट इन ग्रेट डिटेल्स। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि भैया प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कब रिजेक्ट किया जाएगा, हम सिर्फ अभी पहले वाले से संबंध रखते हैं। वो कहता है कि व्हेन इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। तो क्या कह रहा है भैया, अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया तो हम आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे। प्लेंट रिजेक्ट, ये जो वर्ड है इसमें आप अपना कोई वर्ड नहीं डाल सकते, आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ही वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं, वहां पे बताता हूं। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गई। ये कह रहा है भैया ऑर्डर 7 रूल 1 ने तो कहा कि आपको डालना ही डालना है। उसके बाद सवाल उठा कि भाई नहीं डाला तो। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 11 का ए क्या कह रहा है कि अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं कॉज ऑफ एक्शन तो क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक सिचुएशन समझिए आप। मान लीजिए मिस्टर ए हैं,
और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी के घर पे जाते हैं, मिस्टर बी का घर है ये, और इनके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। एंड लेट्स नेम इट 11/9/2021, 11/9/2021 को इनके घर पे जाते हैं और इनके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद मिस्टर ए मान लीजिए 14/9/2021 को मिस्टर बी के बारे में कुछ भी गलत अफवाह उड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि मिस्टर बी स्मगलिंग करते हैं, क्राउड को बोलते हैं, या CDEF किसी को भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डिफेमेशन हो गया। तो अब देखिए, दो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो रहे हैं। एक तो क्रिएट हो रहा है 11/9 को, जब उन्होंने पोसेशन को डिस्टर्ब किया। यहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, उसी फंडे को अप्लाई करते हैं। सब्सटेंटिव लीगल राइट क्या थी, सब्सटेंटिव लीगल राइट थी भैया पोसेशन की, और उसको वॉयलेट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कैसे कर रहा है, उसके पोसेशन को डिस्टर्ब करके, ठीक है। द सेम अप्लाइज। अब यहां पर क्या हो रहा है, डिफेमेशन हो रहा है। कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया, डिफेमेशन का हो गया। तो एक ही आदमी के अगेंस्ट, मिस्टर ए के अगेंस्ट दो कॉज ऑफ एक्शन हो रहे हैं, एक 11 तारीख को और एक 14 तारीख को। तो सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर बी ए के अगेंस्ट दो सूट डालें, सूट 1 जिसमें कि वो पोसेशन की शिकायत कर रहे हैं कि भैया मेरे पोसेशन में इन्होंने डिस्टर्ब किया, और सूट 2 जिसमें वो डिफेमेशन को लेके डाल रहे हैं। अब देखिए, देखा जाए तो यहां पर जो डिफेंडेंट है वो एक ही है, कॉज ऑफ एक्शन एक ही आदमी के कारण क्रिएट हुआ और एक ही आदमी के पक्ष में हो रहा है। जो कॉज ऑफ एक्शन है दैट इज अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट मिस्टर ए। तो क्या हम इसके लिए ऐसा ना करें कि हम एक ही सूट डाल दें और एक ही सूट में हम दोनों कॉज ऑफ एक्शन का मुद्दा उठा दें, क्योंकि दोनों मामलों में अल्टीमेटली तो कॉज ऑफ एक्शन बी के अगेंस्ट ही, ए के अगेंस्ट ही क्रिएट हो रहा है ना। तो इसका जवाब हमें मिलता है जी, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। where there are multiple cause of actions, please pay attention to my words, where there are multiple cause of actions against the same defendant, then yes, those cause of action can be joined in a single suit। और ये आता है आपका फंडा ऑर्डर 2 रूल 3 में। ऑर्डर 2 रूल 3 में इसको लेके जिक्र किया गया है। मैं आपको ऑर्डर 2 रूल 3 में यहां से नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज करके ऑर्डर 2 रूल 3 पढ़ लीजिए। मैं आपको ऑर्डर 2 रूल 3 बहुत डिटेल में कराऊंगा, तभी मैं आपको बेरेक से रीडिंग कराऊंगा। अभी के लिए आप इतना कर लीजिए, मतलब एक बार रोकिए वीडियो को और एक बार जाके पढ़ लीजिए ऑर्डर 2 रूल 3, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कॉज ऑफ एक्शन है, अलग अलग है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट एक है। तो भैया हम दोनों कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ के एक ही सूट में डाल देते हैं, बिना बात यार दो सूट क्यों कराए, वकील के दुगने पैसे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर 2 रूल 3 में इसके को लेकर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। अगर वो इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो रहे हैं तो यस वी कैन ज्वाइन मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट, ठीक है जी। ऑर्डर 2 रूल 3 हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और उस कॉज ऑफ एक्शन के साथ हमें मल्टीपल रिलीफ अवेलेबल है। मल्टीपल रिलीफ अवेलेबल है 1 2 3। तो भैया क्या हम ऐसा करें कि रिलीफ नंबर 1 के लिए तो सूट 1 डाल दें, रिलीफ नंबर 2 के लिए सूट 2 डाल दें, और रिलीफ नंबर 3 के लिए सूट 3 डाल दें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब मैंने पहला अपना सूट डाला तो मैंने सिर्फ पहले वाली रिलीफ मांगी उनसे, और उसके बाद जब वो रिलीफ मिल गई तो मैं दोबारा कोर्ट में पहुंच गया। भैया मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है डिफेंडेंट को परेशान करना। मैंने सोच लिया कि भैया अब डिफेंडेंट तेरे को ना मैं कोर्ट के इतने चक्कर कटाऊंगा, इतने चक्कर कटाऊंगा कि तुझे पता चल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों रेमेडी या तीनों रिलीफ 1 2 3, भैया करना क्या चाहिए था, मुझे एक ही सूट में डालना चाहिए था। जो भी मुझे मांगना है कोर्ट से, जो भी मुझे न्याय चाहिए, जो भी मैं रिलीफ मांग रहा हूं, वो मैं एक ही सूट में मांग लूं ना, एक ही बार में फैसला हो जाए। कोर्ट एक ही बार में डिसाइड कर देगा कि हाँ रिलीफ 1 बनता है नहीं बनता, 2 बनता है नहीं बनता, 3 बनता है नहीं बनता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डिफेंडेंट को बहुत परेशान करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सूट 1 में मैं सिर्फ रिलीफ 1 मांग रहा हूं, और ये जीतने के बाद अब मैं आ गया सूट 2 पे, फिर मैंने रिलीफ 2 मांग लिया। तो क्या ये ठीक तरीका है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है यार। कोर्ट में लिटिगेशन बढ़ रहा है, कोर्ट का टाइम खराब हो रहा है। जब एक ही सूट में तुम सभी क्लेम्स कर सकते थे तो तुम ये क्यों कर रहे हो?
तो कहने का मतलब ये फंडा ये कहता है कि जो भी रिलीफ आपके लिए अवेलेबल है, जो भी रेमेडी आपके लिए अवेलेबल है, जो भी क्लेम आपका है, वो आप सिंगल सूट में मांगेंगे। और अगर आपने सिंगल सूट में नहीं मांगा तो जो रिलीफ या क्लेम आप यहां पर मांग सकते थे और आपने नहीं मांगा, उसके लिए दोबारा सूट अलाउ नहीं की जाएगी। और यह बात कहां पर दी गई है? ऑर्डर 2 रूल 2। ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 2 भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फिर भी चलो एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ऑर्डर 2 रूल 2। ऑर्डर 2 रूल 2 का सब रूल 1 कह रहा है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम। भैया सारा क्लेम आपको करना है, सभी रिलीफ आपको मांगनी है विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन में जो भी आपका क्लेम बन रहा है एक बार में ले लो। बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। इसको अभी छोड़ दीजिए, अपन जब ऑर्डर 2 रूल 2 डिटेल में करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए यहां पे समझ लीजिए कि आपको होल क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए ये आपका ग्लास है, इसको हम क्लेम मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक ये ग्लास भर देते हैं और ये पूरा क्लेम आप कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ इतना क्लेम किया और जो बाकी का क्लेम था ये वाला, वो आपने रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया। और जुरिसडिक्शन अभी छोड़ दीजिए, अभी आप इतना समझ लीजिए दिस क्लेम आप यू हैव टेकन एंड दिस यू हैव लेफ्ट। ठीक है, अब ये क्लेम आपने छोड़ दिया ना, ये आप दोबारा नहीं मांग सकते। यही मैंने आपको उस एग्जांपल से बताया और यही देखिए हमें यहां पर बोला जा रहा है वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विश, या तो वो ओमिट कर देता है, रिलिंक्विश कर देता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश। जो उसने ओमिट कर दिया या जो उसने रिलिंक्विश छोड़ दिया, उसके बाद आप दोबारा उस क्लेम को लेकर सूट नहीं डाल सकते। वही बात है जो अपन कर रहे थे। बाकी अपन ऑर्डर 2 रूल 2 जब डिटेल से करेंगे तब हम देख लेंगे। अभी के लिए आई होप दिस फंडा इज क्लियर कि जी जो भी आपका क्लेम बनता है, जो भी क्लेम बनता है आपका, वो आप एक सूट डालो, कोर्ट का भी काम खत्म करो, अपना भी काम खत्म करो, डिफेंडेंट का भी काम खत्म करो। नौटंकी मत करो कि मैं एक रिलीफ यहां पे मांगूंगा, एक रिलीफ इसके बाद मांगूंगा, तुम मतलब सबको ही बेवकूफ बना रहे हो यार। तो दैट इज नॉट अलाउड। और वहां पर पिक्चर में आता है ऑर्डर 2 रूल 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, चलिए। तो इस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन के सारे फंडामेंटल्स हमने देख लिए हैं। कॉज ऑफ एक्शन में हमने देखिए अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि इसका कोई स्टैट्यूटरी मीनिंग नहीं है, फिर हमने इसका जनरल मीनिंग देखा, सिंपल वर्ड्स में देखा कि ग्राउंड फॉर फाइलिंग दी सूट, फिर हमने देखा इसके इंग्रेडिएंट्स को देखा। इंग्रेडिएंट्स हमने 2 देखे, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। पहला इंग्रेडिएंट सब्सटेंटिव लीगल राइट का होना और दूसरा उसका वॉयलेशन होना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सोनिक सर्जिकल में जो डेफिनेशन दी गई है। देन वी ऑल्सो डिड सम एग्जाम्पल्स इन बिटवीन, जिसमें हमने देखा वो बच्चे ने फीस पे कर दी लेकिन उसको क्लासेस के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। एक महिला जो कि लीगली वेडेड वाइफ है, उसका हस्बैंड उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। और हमने और कौन सा एग्जाम्पल देखा था? हाँ, प्रॉपर्टी के डिस्टर्बेंस में जो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो रहा था उसका एग्जाम्पल हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा भैया कि हमें कहां से पता चलेगा कॉज ऑफ एक्शन। हमने कहा कि प्लेंट से पता चलेगा और प्लेंटिफ के एग्जामिनेशन से पता चलेगा, डिफेंडेंट या डब्ल्यूएस से पता नहीं चलेगा क्योंकि वो वहां पर मिसलीड कर सकता है। फिर हमने देखा ऑर्डर 7 रूल 1E में ये क्लियरली कहा गया है कि आपको अपनी प्लेंट में मेंशन करना है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है और वो कब अरोज हुआ। अरोज के चक्कर में हमने थोड़ा सा लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी जाना कि लिमिटेशन एक्ट का फंडा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि चलो ठीक है, सीपीसी ने तो बोल दिया लिखना है आपको, लेकिन आपने नहीं लिखा तो क्या होगा? फिर हमने बताया कि आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और ये हमने कहां पे देखा? ऑर्डर 7 रूल 11 के ए में। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखा था मल्टीपल, अगर आपके कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन मल्टीपल है और डिफेंडेंट आपका सेम है, तो आप ऑर्डर 2 रूल 3 में एक ही सूट में उसका काम बांध सकते हैं। एक ही सूट में वो तीनों कॉज ऑफ एक्शन आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 3 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, वो अपन ने अभी नहीं देखे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि मान लीजिए आपको अलग अलग रिलीफ, क्लेम या रेमेडी है, तो आपको वो एक ही सूट में रेज करनी है। ये हमने देखा ऑर्डर 2 रूल 2 में। ठीक है, इस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन का जो बेसिक प्रीव्यू है वो अपना डन हो चुका है। जितना हमें
सीपीसी के अलग अलग प्रोविजंस को समझने के लिए जितना हमें कॉज ऑफ एक्शन का मतलब पता होना चाहिए था, उसके अलग अलग पहलुओं का पता होना चाहिए था, उतना हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं अगले एलिमेंट पर, जो कि है पार्टीज। ठीक है, दिस इज एलिमेंट नंबर 2। चलो इसको देखते हैं। पार्टीज, सिंपल सी बात है यार, जो सूट डलेगा उसकी पार्टी, एक जो डालेगा और एक जो उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, तो पार्टीज के ना अलग अलग नॉमेनक्लेचर है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मतलब मैंने ऐसे काफी बार देखा है कि लोग ना इस नॉमेनक्लेचर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इन नॉमेनक्लेचर को ही समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में पार्टीज को अलग अलग किस नाम से बुलाया जाएगा। देखिए, जब हम सीपीसी में कोई भी सूट दाखिल कर रहे हैं ना, तो वो हम करते हैं प्लेंट के माध्यम से। ठीक है, हम प्लेंट डालते हैं, तो प्लेंट में पार्टीज क्या नाम क्या होगा? प्लेंटिफ। जो प्लेंट डाल रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। और जो प्लेंट को डिफेंड कर रहा है उसे बोलेंगे डिफेंडेंट। वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। गॉट इट? ओके। उसके बाद देखो, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी डलती हैं, और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एप्लीकेशन ज्यादातर डलती हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर डली होगी तो क्या बोलेंगे? अगेन वेरी सिंपल, एप्लीकेंट। भाई जिसने अप्लाई किया एप्लीकेशन, एप्लीकेंट। और ये कौन होगा? अब ये डिफेंडेंट नहीं होगा, अब ये क्या कर रहा है? एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक और नॉमेनक्लेचर पे, जिसे हम बोलते हैं पेटिशन। देखिए पेटिशन क्या होता है, मैंने आपको जब मैं ओवरव्यू दे रहा था सीपीसी का, मैंने तब भी बताया था। पेटिशन का मतलब वो जहां पर ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं प्लेंट को लेकर, वो फॉलो ना किए जाएं, वो हम पेटिशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, अगर इसमें दिए गए रूल्स को हमने फॉलो कर लिया, तो वही कागज का टुकड़ा जो हम कोर्ट को दे रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेंट। लेकिन जब हम ये ऑर्डर्स के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? पेटिशन। ठीक है, ज्यादातर अगर मैं पेटिशन का एग्जांपल दूं, तो हिंदू मैरिज एक्ट में प्लेंट नहीं डलती है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या डलता है? पेटिशन डलती है। हिंदू मैरिज एक्ट में पेटिशन डलती है, जैसे एप्लीकेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट में होती है, इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में पेटिशन होती है। अब पेटिशन का पार्टीज क्या होगा? वेरी सिंपल, जो डाल रहा है वो क्या? सिंपल, पेटिशनर। नो रॉकेट साइंस यार। और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे रिस्पॉन्डेंट। पेटिशन और रिस्पॉन्डेंट। ठीक है जी। अब एक चीज और आती है, अपील। अपील, ठीक है, जो अपील करेगा वो कौन होगा? अपेलेंट। और जो उसका रिस्पॉन्ड करेगा वो रिस्पॉन्डेंट। तो इट इज वेरी सिंपल। सिर्फ डिफेंडेंट जो शब्द का उपयोग है ना, वो हो रहा है प्लेंट में इस्तेमाल, प्लेंट में। ठीक है, बाकी जगह हर जगह रिस्पॉन्डेंट कहला रहा है, पिटीशन में भी, एप्लीकेशन में भी और अपील में भी। तो ये नॉमेनक्लेचर आपको ना यार क्लियर कट पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बिलीव मी, आप मेरा यकीन मानिए, इसमें भी मैंने काफ़ी लॉ ग्रेजुएट्स को और इनफैक्ट एडवोकेट्स को भी इस नॉमेनक्लेचर में काफ़ी कंफ्यूज होते देखा है। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, अंडरस्टैंड दिस नॉमेनक्लेचर एंड इफ पॉसिबल बाय हार्ट। बाय हार्ट करने कुछ है नहीं, समझोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आप ये नॉमेनक्लेचर अब समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब। चलिए देखिए होता क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी ई है। ओके, इससे पहले मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये है ए और बी, इनके बीच का इशू है और ए ने बी के अगेंस्ट केस डाल दिया, प्लेन डाल दी, सूट सीपीसी का मामला है, मतलब सीपीसी के तहत चलने वाला मामला है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेंटिफ। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफेंडेंट। सिंपल। ठीक है जी, ये तो हो गया एक एक पार्टी। अब हुआ क्या कि ए बी सी और डी ने ई के अगेंस्ट केस डाल दिया। यहां पे देखो प्लेंटिफ कितने हो गए? ए हो गए, बी हो गए, सी और डी, और डिफेंडेंट कितना हो गया? ई हो गया। तो जहां पर भी मल्टीपल प्लेंटिफ आएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? उनको ज्वाइन करेंगे।
तो ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज की बात अगर हम करें तो ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ प्लेंटिफ और ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट। तो अगर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेंटिफ हो रहा है जैसे इस केस में हो रहा है तो वो डील होता है ऑर्डर 1 रूल 1 में। ज्वाइनिंग ऑफ प्लेंटिफ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है अपन ऑर्डर 1 रूल 1 बहुत डिटेल में करेंगे तब हम देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और मान लीजिए यहीं पर इसी एग्जांपल में हम देखते हैं कि मिस्टर ए जो हैं वो केस कर रहे हैं बी सी डी और ई पर। तो यहां पर क्या हुआ, ए तो हो गई प्लेंटिफ और बी सी डी और ई ये चारों हो गए आपके डिफेंडेंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट। तो ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट की जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी कवर्ड अंडर ऑर्डर 1 रूल 3। अब इसी का एक और वो ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये तीन तो प्लेंटिफ और ये दो डिफेंडेंट, भाई इनको हमने एज अ प्लेंटिफ जोड़ा है और इनको एज अ डिफेंडेंट जोड़ा है, इन तीन ने मिलकर इन दोनों के ऊपर केस किया है। तो अब दोनों फंडे अप्लाई होंगे। प्लेंटिफ को जोड़ने के लिए क्या होगा, ऑर्डर 1 रूल 1, और डिफेंडेंट को जोड़ने के लिए क्या होगा, ऑर्डर 1 रूल 3। ठीक है, आई होप दिस ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज इज क्लियर। बहुत सिंपल सी बात है, जब सिंगल डिफेंडेंट सिंगल प्लेंटिफ है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल प्लेंटिफ या मल्टीपल डिफेंडेंट हो जाए या दोनों मल्टीपल हो जाए तो हम ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए उसको हम फॉलो करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी हम पार्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं, पार्टीज के अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज क्या होता है इसको समझते हैं। इसका ना पहले हम ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन होती है चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, जो इसका लिटरल मतलब है उससे जाते हैं। अब इससे आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, ये प्लेंटिफ हैं और उन्होंने केस किया है मिस्टर बी और सी के अगेंस्ट। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि जब मिस्टर सी को हम डिफेंडेंट से हटाकर प्लेंटिफ की जगह पे ले जाएं और उसका रिजल्ट क्या होगा, अब ए और सी प्लेंटिफ हो गए और मिस्टर बी डिफेंडेंट हो गए। ठीक है, ये कब कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि देयर शैल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डिफेंडेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, बी और सी में। ठीक है, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तभी सी को प्लेंटिफ बनाया जा सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट, ए एंड सी जो पहले वाले प्लेंटिफ थे और जो डिफेंडेंट है जिनको प्लेंटिफ बनाया गया है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए और बी के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में देयर शैल बी ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं पर ए और सी के बीच में देयर शैल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ऐसा हो जाता है और फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस सी को प्लेंटिफ बनाने में जस्ट डिसीजन ऑफ द केस में मदद मिलती है तो हम इस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज। ठीक है जी। इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो है आपके ऑर्डर 1 रूल 10 के 1 में। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, वी विल डू इट इन डिटेल व्हेन वी विल बी डूइंग ऑर्डर 1। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 10 का 1, दिस इज ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी। सिंपल से बताऊं, जब हम एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना देते हैं किसी भी केस में, किसी भी पेंडिंग सूट में, तो उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, चलिए परफॉर्मा डिफेंडेंट को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और मैं दोनों का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है जिसके मालिक हैं ए और बी। अब एक सी आते हैं और इनको यहां से डिस्पोज कर देते हैं और इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, अब ए कहता है बी को, चल यार इसके अगेंस्ट केस डालते हैं, इसने हमारी प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी वापस लेते हैं। बी कहता है नहीं भाई, ये सी जो है ये बहुत बड़ा गुंडा है, प्रॉपर्टी बेशक चली जाए भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं इससे कोई पंगा नहीं लूंगा, अगर सूट डालेंगे तो कल को ये मरवा भी सकता है।
तो प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि ये दोनों जॉइंट ऑनर्स हैं, इस प्रॉपर्टी के ये जॉइंट ऑनर्स हैं। अब मान लीजिए ए ने सी के अगेंस्ट सूट डाल दिया रिकवरी का, और इसका कोई भी डिसीजन आए, मान लीजिए इसका डिसीजन ये आ गया कि सी जीत गए, और सी जीत गए तो बी ने जाके बाद में कंट्रोवर्सी कर दी कि साहब मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई, मेरे को तो पार्टी बनाया नहीं गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ए जो है, देखिए बी को जबरदस्ती तो प्लेंटिफ बना नहीं सकते, लेकिन बी को जबरदस्ती डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि भैया आप इसके अगेंस्ट केस दाखिल करो। मान लीजिए आप हैं मिस्टर एक्स, तो आप वाई को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप जेड के अगेंस्ट केस डालें। भैया वो वाई का प्रेरोगेटिव है, वाई की मर्जी है डालें या ना डालें। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना, आप एक्स हैं तो वाई के अगेंस्ट तो केस डाल ही सकते हैं ना। डिफेंडेंट तो आप किसी को भी बना सकते हैं, मतलब जो भी रूल्स के अनुसार जिन जिन को परमिटेड है। इसी तरीके से परफॉर्मा डिफेंडेंट में क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं और आगे लेके जाऊं, तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए सूट डालेंगे सी के अगेंस्ट, लेकिन साथ में बी को भी डिफेंडेंट बना देंगे। हालांकि बी इसके साथ जॉइंट ऑनर है, बी ए के साथ जॉइंट ऑनर है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बी प्लेंटिफ नहीं बन रहा था तो ए ने इसको डिफेंडेंट बना दिया। अब आगे जाके क्या होगा, अब कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी और इसको ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, बी को डिफेंडेंट से प्लेंटिफ बना दिया जाएगा। तो देखिए हमने एक तरीके से बी को प्लेंटिफ बना लिया ना, बी नहीं चाह रहा था तब भी बना लिया। कैसे, पहले हमने उसको डिफेंडेंट बनाया, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बनाया और उसको फिर ट्रांसपोज करा दिया। लेकिन देखिए इस चीज में आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डिफेंडेंट। भाई इस मामले में अगर हम देखें तो बी और सी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना इस घर को लेके, ठीक है। दूसरी बात, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ। ए और बी में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। भाई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। साथ में इनके बीच में क्या था, जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट। इनके बीच में क्या था, जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा है, द पार्टी इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन एज द प्लेंटिफ। ये तीन इंग्रेडिएंट हमने देखे, मैं इनको दोबारा से एग्जांपल में आपको समझाता हूं। देखिए मैंने आपको ये कहा, पहला कह रहा हूं कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बी और सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ना, क्योंकि सी ने बी का मकान जबरदस्ती पोसेस कर लिया, उसे डिस्पोसेस कर दिया वहां से। दूसरा है, ए और बी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट भी है, कैसे है, क्योंकि वो दोनों ज्वाइंट ऑनर थे इस घर के, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो ज्वाइंट है और आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और तीसरा मैंने कहा, द पार्टी इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन एज ए प्लेंटिफ। वो पार्टी प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, डर है या कुछ भी है। और यहां पर मैंने आपको बताया था, बी कह रहा है नहीं यार मैं तो केस नहीं डालूंगा। तो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट कौन सा डिफेंडेंट हुआ, द डिफेंडेंट विच इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द डिफेंडेंट, which is having jointness of interest with the plaintiff and who is not ready to join as the plaintiff। ये तीन चीज होते ही क्या हुआ भैया, चलो हम आपको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना देते हैं। सी के साथ अगेंस्ट केस डाला और बी को इसमें एज ए डिफेंडेंट जोड़ दिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसको प्लेंटिफ के रूप में तो जोड़ा जा ही नहीं सकता था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा था ना कि दो तरीके से इसको समझा सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया ये, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है डिफेंडेंट के साथ, प्लेंटिफ के साथ जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है और वो व्यक्ति एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन करने के लिए विलिंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है और इसके टेनेंट है मिस्टर ए। ठीक है, और ये साथ में एक प्रॉपर्टी है जिसके मालिक हैं मिस्टर सी। अब ये टेनेंट अपने घर का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि मिस्टर ए को न्यूसेंस हो रही है। मान लीजिए लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं या मतलब किसी भी तरीके से, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, किसी भी तरीके से सी को न्यूसेंस हो रही है। तो सी अब केस डालेंगे ए के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन सी क्या कर रहे हैं, सी ने जो इस घर का जो मकान मालिक है मिस्टर बी, उसको भी पार्टी बना लिया। तो यहां पर बी क्या होंगे, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट।
इस मामले में परफॉर्मा डिफेंडेंट की क्राइटेरिया क्या है? इस मामले में परफॉर्मा डिफेंडेंट का क्राइटेरिया है दैट द पर्सन हु हैज बीन मेड द परफॉर्मा डिफेंडेंट इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर। पहला है रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या था? प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के साथ, ये जो प्रॉपर्टी थी, जो सब्जेक्ट मैटर है, इस प्रॉपर्टी के साथ बी का कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। क्या है भैया? इज द ओनर, ठीक है। दूसरा, द प्लेंटिफ इज नाइदर हैविंग जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ना ही जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है और ना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है ना, इसलिए उसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना रहे थे। लेकिन यहां पर ना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो होगा ही नहीं। जब भी हम प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना रहे हैं इन दो पार्टीज के बीच में, प्लीज पे अटेंशन, इन दो पार्टीज के बीच में, प्लेंटिफ और परफॉर्मा डिफेंडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो भैया बी को आप प्लेंटिफ बना ही नहीं सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दूसरे पाले में रहना पड़ेगा, तो आपको अगेंस्ट में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा इन दो पार्टीज के बीच में। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन क्या है? रिलेशनशिप विद दी सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन इस वाले परफॉर्मा डिफेंडेंट में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो परफॉर्मा डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी रिलीफ ना तो दी जाएगी ना क्लेम की जाएगी, क्योंकि रिलीफ हम किसके अगेंस्ट मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं टेनेंट के अगेंस्ट। भाई टेनेंट ही तो करेगा ना न्यूसेंस बंद, ठीक है। तो आई होप बोथ दीज एग्जांपल्स ऑफ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट आर क्लियर। हमने दो एग्जांपल्स देखकर प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट समझने की कोशिश की, अब आगे चलते हैं। आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर। Next topic that we need to discuss is relief. रिलीफ क्या होता है? देखो, जब भी कोई राइट इन्फ्रिंज होती है तो हमारे पास रेमेडीज होती हैं। मान लीजिए हम उनको नाम दे रहे हैं रेमेडी 1, रेमेडी 2, रेमेडी 3, ठीक है। अब हो सकता है कि हम ये तीनों रेमेडीज कोर्ट से मांग लें, रेमेडी 1 भी मांग लें, रेमेडी 2 भी मांग लें और रेमेडी 3 भी मांग लें। सो वॉट एवर रेमेडी वी आर आस्किंग फ्रॉम द कोर्ट और वी आर क्लेमिंग फ्रॉम द कोर्ट इज कॉल्ड रिलीफ। जो रेमेडी हम कोर्ट से क्लेम कर रहे हैं उसको हम रिलीफ बोल रहे हैं। वहीं पर मान लीजिए हमने रेमेडी 1 और रेमेडी 2 मांग लिया, रेमेडी 3 हमने छोड़ दी, ठीक है। अब कोर्ट इन दोनों में से हमें दोनों रिलीफ भी दे सकता है, RE1, RE2, ये दोनों भी दे सकता है। हो सकता है इनमें से एक भी ना दे और हो सकता है इनमें से एक दे दे और एक छोड़ दे। तो जो रिलीफ कोर्ट ग्रांट करेगा, सॉरी, जो रेमेडी हमने क्लेम की और जो कोर्ट ग्रांट कर रहा है उसको भी रिलीफ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वॉट एवर रेमेडी यू आर क्लेमिंग फ्रॉम द कोर्ट दैट इज कॉल्ड रिलीफ, एंड ऑल्सो वॉट एवर रेमेडी द कोर्ट इज ग्रांटिंग यू दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलीफ। देखिए इसमें अंतर क्या हो सकता है? मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के इन्फ्रिंजमेंट का डैमेज लगाया आपने 5 लाख रुपए की, जनाब 5 लाख रुपए मुझे इस व्यक्ति से दिलवाइए। अब ये आप क्लेम कर रहे हैं कोर्ट से, तो दिस इज योर रिलीफ। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद, सुनने के बाद, सभी पार्टियों को सुनने के बाद, ट्रायल के बाद कोर्ट को लगा कि भैया 2 लाख ही डैमेज इसका सफिशिएंट है, तो उसको 2 लाख डैमेज ग्रांट कर दिया। तो अगेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ। So whatever we are claiming from the court, it is called relief, and whatever the court is granting us, it is also called the relief. But I hope you got the difference between remedy and relief. A remedy will become a relief when we are claiming for it. अगर वो remedy हम claim ही नहीं कर रहे हैं तो वो remedy रह जाएगी। I hope this is clear. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है रिलीफ। क्या हमें अपनी प्लेंट में रिलीफ को क्लेम करना पड़ेगा, रिलीफ को मेंशन करना पड़ेगा? उसके लिए आप अपना बेरेक्ट खोलिए और ऑर्डर 7 रूल 1G को देखिए। इससे पहले आज की ही एपिसोड में हम रूल 1E कर चुके हैं,
जहां पर हमने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी कि कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट में देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 1G निकालिए आप, प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट। देखिए ऑर्डर 7 रूल 1G क्या कहता है। अगेन इसी को पढ़ते हैं, शैल, ये सारी चीजें शैल होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर्स होने चाहिए प्लेंट में। इसका जी देखते हैं, द रिलीफ विच दी प्लेंटिफ क्लेम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ भैया, जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं कोर्ट से, वो रिलीफ आपको अपनी प्लेंट में मेंशन करना है, उसका पर्टिकुलर आपको देना है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार। आप कोर्ट के पास गए हो, सबसे पहले आपको कोर्ट को ये तो बताना पड़ेगा ना भैया मैं क्या न्याय आपसे मांग रहा हूं, क्या चाहता हूं, आप मुझे क्या दें। जब आप अपना रिलीफ ही मेंशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो प्लेंट अधूरी है। इसलिए रिलीफ मेंशन करना जरूरी है, एंड दिस कम्स अंडर ऑर्डर 7 रूल 1G। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला सवाल ये आता है कि देखिए मैंने कहा कि आपको जो आपका रिलीफ है वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई रिलीफ मेंशन ही नहीं किया, क्या फिर भी कोर्ट उसे ग्रांट कर सकता है? मान लीजिए आपने कोई रिलीफ मेंशन ही नहीं किया, आपने मांगा ही नहीं कोर्ट से, क्या फिर भी कोर्ट आपको दे सकता है? इसके लिए आते हैं हम ऑर्डर 7 रूल 7 पे। प्लीज ओपन योर बेरेक्ट एंड रीड ऑर्डर 7 रूल 7। देखिए क्या कहता है, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। रिलीफ को स्पेसिफिकली स्टेट करना है। एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, आइदर सिंपली और इन द अल्टरनेटिव लीव इट फॉर द टाइमिंग, एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी, इसको मार्क कर लीजिए, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल और अदर रिलीफ which may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for। ये क्लियरली ये बोल रहा है कि जो स्पेसिफिकली स्टेटेड रिलीफ होंगी वही कोर्ट ग्रांट करेगा। जो रिलीफ स्पेसिफिकली स्टेटेड होगी वही कोर्ट ग्रांट करेगा, लेकिन वो रिलीफ जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या फिर जो कि इक्विटी एंड जस्टिस पर आधारित है, वो अगर आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं भी की हैं तो भी कोर्ट आपको ग्रांट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हम ना रिलीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है भाई, एक तो होगी सब्सटैंशियल रिलीफ जो आपकी मेन रिलीफ है, दूसरी हो गई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, या इसको तीसरी हेडिंग भी बना सकते हैं, रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। तो देखिए ऑर्डर 7 रूल 7 ये कह रहा है कि जो आप सब्सटेंशियल रिलीफ मांग रहे हैं ना, वो तो आपको मांगनी पड़ेगी, वो आपको स्पेसिफिकली स्टेट करनी पड़ेगी। लेकिन और कोई जनरल रिलीफ है या कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या वो रिलीफ जो इक्विटी और जस्टिस पर आधारित है, आपने नहीं मांगी, लेकिन कोर्ट को लगता है कि यार जब तक मैं ये रिलीफ ग्रांट नहीं करूंगा इस व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिलेगा, वो रिलीफ है, वो रिलीफ कोर्ट से अगर आप नहीं भी मांगते हैं, ये 2 रिलीफ अगर आप नहीं भी मांगते हैं तो भी कोर्ट आपको ग्रांट कर सकता है। कौन सी? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, अभी के लिए समझ लीजिए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ और रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि भैया जब कोर्ट को लगे कि यार ये रिलीफ मैं ग्रांट ही नहीं करूंगा तो फिर फायदा ही नहीं, ये जो सब्सटैंशियल रिलीफ है ये भी फिर कोई फायदे की नहीं है, साथ में मुझे ये भी इसको ग्रांट करनी चाहिए। तो ये दोनों रिलीफ अगर नहीं भी मांगता है, अगर प्लेंटिफ ये दोनों रिलीफ नहीं भी मांग रहा है तो भी कोर्ट इसको बिना मांगे भी ग्रांट कर सकता है। लेकिन जो मेन और सब्सटैंशियल रिलीफ थी वो भैया आपको मांगनी पड़ेगी। अगर आपने वो रिलीफ नहीं मांगी तो बिना मांगे वो कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करेगा। मैं इसको एग्जांपल देता हूं, पहले कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ देखते हैं। देखिए मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट सूट डाला है, मनी सूट है, पैसे की वो मांग कर रहा है। ठीक है, अब जब इसने पैसे की मांग की तो इसने पैसे की तो मांग कर ली लेकिन इंटरेस्ट की मांग नहीं करी, या इसने कॉस्ट नहीं मांगी। देखिए कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको बेसिक से समझा के चलता हूं।
जब शुरुआत में केस डाला, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट केस डाला, तो भैया ए ने एडवोकेट हायर किया होगा, उसका खर्चा लगा होगा, कोर्ट का आना जाना, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर बी चुपचाप से जितना भी पैसा बनता था वो दे देता तो ए को कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। अब क्योंकि ए कोर्ट के पास गया तो उसको एडवोकेट को भी पैसे देने पड़े, उसे फाइलिंग के समय भी पैसे देने पड़े होंगे, कोर्ट फीस देनी पड़ी होगी, उसको आने जाने का किराया देना पड़ा होगा, विटनेसेस के पैसे देने पड़े होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के पैसे देने पड़े होंगे, तो उसका बहुत सारा खर्चा हुआ होगा। उस खर्चे को हम बोलते हैं कॉस्ट। और जब ए केस जीत जाएगा तो वो कॉस्ट उसको बी की तरफ से दिलाया जाएगा कि भैया आप ये कॉस्ट इसको दोगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कॉस्ट को। मान लीजिए ए ने केस डाला लेकिन ये केस में दम नहीं था और बी के अगेंस्ट ये केस डाला है और एंड में बी जीत गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन जीत गया? बी जीत गया। तो भैया तुमने बिना बात इसको कोर्ट में घसीटा, इसका कोई काम नहीं था, ये अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुमने इसको बिना बात कोर्ट में घसीटा, आखिर में तुम हार भी गए। इसलिए क्योंकि भैया अपने डिफेंस के लिए इसने एडवोकेट हायर किया, इसको आना जाना पड़ा, डिफेंस के लिए विटनेस देने पड़े, विटनेसेस पे खर्चा हुआ, उनका आना जाना, खाना पीना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के पैसे लगे, तो सब पैसे भैया आप केस हार गए, तो जितना मेरा पैसा लगा है आप मुझे कॉस्ट दोगे। तो ये होता है कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए अब इस वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जो अपन ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। ए ने बी के अगेंस्ट सूट डाला पैसे की रिकवरी का कि भैया मेरे पैसे दे दो। अब देखो जो मनी है ना वो क्या है? सब्सटेंशियल रिलीफ है, वो मेन रिलीफ है क्योंकि वो पैसा ही मांग रहा है, सब्सटेंशियल रिलीफ। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करें तो जो इंटरेस्ट है और कॉस्ट है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। उसके कॉन्सिक्वेंस में मिल रहा है, वो सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं है। तो अगर यहां पर ए कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं भी मांगता है तो भी कोर्ट उसे ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर वो सब्सटेंशियल रिलीफ ही नहीं मांग रहा है तो कोर्ट उसे मनी की रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सब्सटेंशियल जो रिलीफ है वो आपको कोर्ट से मांगनी पड़ेगी, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, जैसे मैंने आपको इस मामले में एग्जांपल दिया, कॉस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। भैया जितना पैसा आपको मान लो 5,000 रुपए देने थे और आपने 1 साल लेट कर दिया तो उस पर आप मुझे इंटरेस्ट भी दोगे ना। इस तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ आप कोर्ट से मांग सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी और जस्टिस, उसका क्या कॉन्सेप्ट था। देखिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है और मिस्टर ए इसमें रहते हैं, ये मिस्टर बी आए और ये इनको परेशान करने लग गए, निकाल रहे हैं इस घर से, जबकि इसके जो लीगल पोसेशन जो है वो मिस्टर ए के पास है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अब ये चले गए कोर्ट। कोर्ट में जाके इन्होंने क्या रिलीफ मांगी? पहली बात तो डिक्लेरेशन मांगा कि जनाब आप ये डिक्लेयर कर दो कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मेरे पोसेशन में है ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। बी बिना बात की नौटंकी कर रहा है। और दूसरा मांगा इन्होंने परपीचुअल इंजंक्शन, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि भैया जो ये गड़बड़ कर रहा है बी को कोर्ट आदेश करे कि ये गड़बड़ ना करे, मुझे परेशान ना करे, इसलिए कोर्ट बी को आदेश दे कि जो कर रहा है तू यहीं पे रुक जा भाई, इंजक्ट, इसको परेशान मत कर। ठीक है, ये 2 रिलीफ इसने मांगी। लेकिन भैया जब ये सूट पेंडिंग था तो बी तो भैया ठहरे गजब आदमी, इन्होंने क्या किया? ए को निकाल दिया प्रॉपर्टी से और इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। तो जिस दिन डिसीजन आया कोर्ट का उस दिन इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका था? बी का था। अब कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है? कोर्ट ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया ऐसा है, ये प्रॉपर्टी जो थी ये मिस्टर ए की थी, इस पे बी का कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, कोर्ट ने इंजेक्ट कर दिया कि भैया बी अब आप ए को किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए क्या ये दोनों रिलीफ सफिशिएंट हैं? नहीं है। क्यों? पोसेशन तो बी के पास है, भैया पोसेशन भी तो दिलवाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गई रिलीफ बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्विटी, क्योंकि सूट के पेंडिंग रहते हुए ये हालात इस तरीके से बदले कि जब तक हम ये रिलीफ नहीं देंगे, जब तक हम ए को उसका पोसेशन वापस नहीं देंगे, जब तक उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिलीफ हो गई? रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जब सूट डला तो प्रॉपर्टी ए के पास ही थी, तो भैया वो पोसेशन किस बात का मांगे? तो उसने पोसेशन एज अ रिलीफ नहीं मांगा। ठीक है, लेकिन बाद में पोसेशन उसके पास चला गया, बी ने जबरदस्ती पोसेशन ले लिया, तो ये रिलीफ बाद में आई है, और बिकॉज इट इज अ रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस,
तो अगर मिस्टर ए इसे नहीं भी मांगता है तो भी कोर्ट इसे ग्रांट कर सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि जो सब्सटैंशियल रिलीफ है वो कोर्ट तभी ग्रांट करेगा व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली स्टेटेड, और वो स्पेसिफिकली मांगी गई हो। अगर वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या वो रिलीफ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस है तो कोर्ट उसको ग्रांट कर सकता है। एंड ऑल दिस फंडामेंटल्स वी गॉट फ्रॉम ऑर्डर 7 रूल 7, जो कह रहा है कि स्पेसिफिकली स्टेटेड होनी चाहिए रिलीफ। उससे पहले हमने देखा था ऑर्डर 7 रूल 1G, जो कह रहा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द रिलीफ क्लेम शैल बी स्टेटेड इन द प्लेंट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज टाइटल। टाइटल को देखते हैं, टाइटल क्या होता है। टाइटल से पहले हम सब्जेक्ट मैटर समझते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर समझना पहले जरूरी है, वो मिस हो गया था। तो टाइटल को भी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सब्जेक्ट मैटर देखते हैं पहले क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट मैटर होता है द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सूट हैज बीन फाइल्ड। द सूट हैज बीन फाइल्ड, बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। देखिए आप किस किस चीज के लिए सूट डाल सकते हो भैया। आप डाल सकते हो किसी प्रॉपर्टी को लेके, भाई आपको उस प्रॉपर्टी का पोसेशन लेना है, या आपको उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप से संबंधित है, या आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को कुछ करने से रोकना है, तो प्रॉपर्टी के संबंध में केस डाल सकते हो। दूसरा आप डाल सकते हो आपको किसी से पैसे लेने हैं, मनी की रिकवरी, ठीक है। और तीसरा कर सकते हो आप पर्सनल, भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है, लीगली वेडेड वाइफ को वाइफ नहीं मान रहा है, ये सभी चीजें पर्सनल में आ जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या हो गए, ये 3 सब्जेक्ट मैटर हो गए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। आप अगर बेसिकली जिस चीज के लिए आपने सूट फाइल किया है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, ठीक है। इसके 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि और ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट बी पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने ए ने क्या किया, सूट डाल दिया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, पर्सनल। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर इज दी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपने सूट डाला है ना, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर मिस्टर ए रहते हैं, मिस्टर बी इनके पोजीशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो किसके कंटेक्स्ट में सूट डाला जा रहा है, प्रॉपर्टी के लिए डाला जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट मैटर होगी प्रॉपर्टी। अगर आप किसी से मनी रिकवर कर रहे हैं तो वो तो सिंपल सा मनी रिकवरी हो गई। तो सब्जेक्ट मैटर को हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, मनी एंड पर्सनल। देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड इन दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कर लेते हैं हम टाइटल। देखिए टाइटल को हम 2-3 तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहले टाइटल को हम कह सकते हैं कि इट इज द लीगल कैपेसिटी इन विच यू कंटेस्ट दी सूट। आप किस लीगल कैपेसिटी में सूट को कंटेस्ट कर रहे हैं, सूट इज कंटेस्टेड, ठीक है। दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लीगल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू दी लीगल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है उसके साथ आपका लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है। देखो इसको समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये एक घर है, इसके ओनर हैं ए और ये मिस्टर बी हैं। ये कह रहे हैं जनाब ये घर आप खाली करके दो क्योंकि इस घर को इस्तेमाल करने का मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है। ए खाली नहीं कर रहे हैं, अब ये इसको डिस्पोसेस कर रहा है, ये डिस्पोसेस कर दिया है। अब ए ने कर दिया सूट किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। अब ए का टाइटल क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या था, प्रॉपर्टी, तो इसका टाइटल क्या हुआ, प्रॉपर्टी के साथ इसका रिलेशन क्या है, ओनर का। तो ये बोलेगा जनाब मैं इसका ओनर हूं इसलिए मुझे ये रेमेडी दीजिए, इसलिए मुझे ये रिलीफ दीजिए। अब बी का रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, बी भी तो अपने आप को डिफेंड करेगा ना। बी ये थोड़ी ना कहेगा जी मेरा मन किया मैंने कब्जा ले लिया, मैं किसी की नहीं सुनता जी, मेरा मन था, मेरे में इतना, मेरी में पावर है, मैं इतना स्ट्रांग हूं, मेरे को मन किया मैंने कब्जा ले लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है यार।
बी भी बोलेगा ना जी जनाब मैंने कब्जा इसलिए लिया बिकॉज ये कारण था। बी क्या बोल रहा है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि जनाब मैं इसका लाइसेंसी हूं। तो बी का क्या रिलेशन हुआ, व्हाट इज द लीगल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, क्या रिलेशन है सब्जेक्ट मैटर के साथ, वो उसका लाइसेंसी है। तो बी का टाइटल क्या हो गया, लाइसेंसी, और इसका टाइटल क्या होगा, ऑनर। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूं। देखिए ये मिस्टर ए हैं और इन्होंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की। कोचिंग क्लास की जो फीस थी वो 50,000 थी, तो इन्होंने 30,000 दे दी और 20,000 अभी पेंडिंग है। इनको क्लियरली बोला था भैया अगर 20,000 नहीं दोगे 3 मंथ्स में तो उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन नहीं करने दी जाएगी। लेकिन फिर भी मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट की और इनको क्लास ज्वाइन कर लेने दी गई। इन्होंने कहा जी जो बाकी के 20,000 रुपये हैं वो मैं क्लास खत्म होने के 10 दिन के अंदर दे दूंगा, तो इनको अलाउ कर दिया गया। अब इन्होंने पैसे नहीं दिए, अब क्योंकि इनसे 20,000 की रिकवरी है तो सूट डाला गया, बी ने सूट डाला ए के अगेंस्ट। अब मिस्टर बी कौन है भैया, बी हैं इस इंस्टीट्यूट के मैनेजर। ध्यान से सुनिएगा, ये ओनर नहीं है, ये मैनेजर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ढूंढते हैं पहले। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, सब्जेक्ट मैटर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना शुरुआत में सीपीसी के, तो सीपीसी सीरियसली एक बच्चों का खेल है। इसमें कोई इतना, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फंडे क्लियर होनी चाहिए। तो देखो वीडियो को पॉज करो और सोचो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है, यहाँ पे हम किस लिए जा रहे हैं कोर्ट में, क्या मांग रहे हैं, किसके कंटेक्स्ट में रिलीफ मांग रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में रिलीफ मांग रहे हैं, मनी, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में पता चल गया। अब हम कह रहे हैं कि बी का टाइटल क्या होगा। अब बी मांग रहा है पैसे, तो बी की लीगल कैपेसिटी या लीगल स्टेटस क्या है मनी के रिलेशन में, इज दी मैनेजर। मैनेजर कौन होता है, एजेंट। भैया जो ओनर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ओनर है, तो बी क्या हुए, बी उनके मैनेजर हुए। मैनेजर का मतलब एजेंट हुए। तो वो उनका रिलेशनशिप क्या है सब्जेक्ट मैटर के साथ, मनी के साथ। जो मनी वो मांगा जा रहा है, भैया मैं एज अ इन दी कैपेसिटी ऑफ द एजेंट मैं ये मनी मांग रहा हूं अपने प्रिंसिपल के लिए, ठीक है जी। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि 50,000 फीस थी, 30,000 दे दिए और 20,000 देने थे 3 महीने के बाद। यही था ना अपना केस। लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि जनाब मेरे को प्लीज अटेंड करने दो, मेरे पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। पहले सिचुएशन में ये था। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, 3 महीने हो गए हैं लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, मिस्टर ए के पास पैसे नहीं है। तो क्योंकि ये पिछले 3 महीने से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहा था, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैनेजर था वो इसका अच्छा दोस्त बन गया। तो इसने कहा यार मुझे ना सर अटेंड नहीं करने देंगे क्लास, तुम प्लीज मुझे कहीं से 20,000 रुपए दिलवा दो, मुझे इंस्टीट्यूट के पैसे देने हैं। तो मिस्टर बी ने क्या कहा, ठीक है यार मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, तू इंस्टीट्यूट की फीस पे कर दे, लेकिन मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, दिस इज माय पर्सनल मनी, और तू इससे अपनी इंस्टीट्यूट की फीस पे कर दे। जब तेरी क्लास खत्म हो जाए, तू कह रहा है उसके 10 दिन के बाद तेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो तू मेरे पैसे दे दी। तो मिस्टर बी ने ए को पैसे दे दिए और इसने इंस्टीट्यूट की फीस पे कर दी। फीस पे हो गई, इंस्टीट्यूट का काम डन, उसने अच्छे से क्लास अटेंड करी। लेकिन जो उसने वादा किया था कि क्लास खत्म होने के 10 दिन के अंदर मैं पैसे दे दूंगा, वो उसने नहीं दिए। अब भाई बी तो अपने पैसे निकलवाएगा ना यार, तो बी ने सूट डाल दिया ए के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहां पर इसका टाइटल क्या होगा, पहले में तो देखा इज फाइलिंग अ सूट एज एन एजेंट, यहां पर इसका टाइटल क्या होगा। अगेन यहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, मनी है, ठीक है। तो हमें ये देखना है जो ये मनी रिकवर करना है इससे बी का क्या संबंध है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की तरफ से पैसे नहीं मांग रहा, अपने पर्सनल तरफ से मांग रहा है, तो एजेंट तो नहीं है। पहले वाले में तो इंस्टीट्यूट की तरफ से मांग रहा था, इसलिए एजेंट हो गया। अब ये क्या है, अब ये क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिसने भैया तुम्हें क्रेडिट पे पैसे दिए हैं। तो अब इसका टाइटल क्या हो गया, किस लीगल कैपेसिटी में मांग रहा है, इसका सब्जेक्ट मैटर के साथ लीगल स्टेटस क्या है, क्या रिलेशन है, भाई क्रेडिटर का संबंध है ना, जो सब्जेक्ट मैटर मनी है। तो यहां पर ही इसका टाइटल क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट का आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैटर इन इशू। मैटर इन इशू, ठीक है। मैटर इन इशू क्या होता है, देखिए मैटर इन इशू होता है कि
आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ क्या अपने फेवर में प्रूव करेगा? टाइटल प्रूव करेगा। मान लीजिए इस घर का झगड़ा है जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, ए कह रहा है कि जी मैं इसका ओनर हूं और बी कह रहा है मैं इसका लाइसेंसी हूं, इसलिए मुझे इसके पोसेशन का अधिकार है। तो ए तो अपना टाइटल प्रूव करेगा कि जनाब मैं इसका ओनर हूं, और साथ में क्या प्रूव करेगा? कॉज ऑफ एक्शन, कि जनाब मेरा इस पे राइट है और डिफेंडेंट मेरे इस राइट को वायलेट कर रहा है। ये दो चीजें प्लेंटिफ प्रूव करेगा। डिफेंडेंट क्या प्रूव करेगा? डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि जनाब मेरा इस पे टाइटल है, मैं इसका लाइसेंसी हूं, इसलिए मेरा हकदार है, मैं इस पे हक, मेरा इस पे हक है। और ये डिसअप्रूव करेगा कॉज ऑफ एक्शन, कि जनाब कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इसका राइट ही नहीं है, राइट तो मेरा है क्योंकि मैं लाइसेंसी हूं। प्लेंटिफ ये प्रूव करेगा, डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा। किसी भी फैक्ट से इन सब चीजों को प्रूव किया जा सकता हो वो होंगे मैटर इन इशू। और इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, वो मैटर, इसके 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 ना इस लाइन से ही मतलब निकालते हैं। देखो, वो मैटर जो कि इशू में होंगे। इशू में क्या होंगे? एक पार्टी कुछ कहेगी, दूसरी पार्टी कुछ कहेगी, और इन्हीं मैटर इन इशू का जब डिसीजन आ जाएगा तो वो फाइनल जजमेंट आ जाएगी, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ जाएगा। ठीक है। हर वो फैक्ट जो कि प्लेंटिफ प्रूव करना चाहेगा अपने टाइटल के लिए, अपने कॉज ऑफ एक्शन के लिए, और हर वो फैक्ट जो डिफेंडेंट अपने टाइटल के लिए प्रूव करना चाहेगा और कॉज ऑफ एक्शन को डिसअप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रूव करेगा, वो फैक्ट्स होंगे आपके मैटर इन इशू। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इससे ये और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको 5-6 अच्छे एग्जाम्पल कराता हूं जिसमें हम सब्जेक्ट मैटर ढूंढेंगे, कॉज ऑफ एक्शन सब डिटेल में ढूंढेंगे। लेट्स डू 5 एग्जाम्पल्स एंड देन आई विल फिनिश दिस क्लास। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी टायर्ड बिकॉज दिस क्लास इज स्लाइटली लॉन्ग, कॉन्सेप्ट थोड़े से बोरिंग भी हो सकते हैं, नॉट एज इंटरेस्टिंग एज क्रिमिनल लॉ इज, लेकिन जस्ट 5 more examples and the class will be done. Moreover, the point is that ये 5 एग्जाम्पल जितना भी हमने क्लास किया है उसके एक तरीके से एक्सरसाइजेस होंगे, तो प्लीज डू नॉट स्किप दीज 5 एग्जाम्पल्स। लेट्स डू इट। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए कहानी क्या है कि एक फादर थे जिनको हम बोल रहे हैं एफ। ठीक है जी, एफ थे, उनकी मृत्यु हो गई, ही इज डिसीज नाउ। उनका एक बेटा है एफ एस। ठीक है, उनका एक बेटा है एफ एस। जो फादर की प्रॉपर्टी है, ये घर, ये है ए के पास। ठीक है। अब जो एफ एस हैं, जो उनके बेटे थे, उन्होंने सूट डाला कि भैया इस पोसेशन, जो प्रॉपर्टी का पोसेशन है, वो मेरे को दिलवाया जाए, और साथ में वो डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं। ठीक है, कि ये डिक्लेयर किया जाए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है जी। एफ एस का कहना है कि मैं इसका ऑनर हूं क्योंकि ये मेरे पिताजी थे और मेरे पिताजी के मरने के बाद ये सक्सेशन में मुझे मिलेगी, इंटरस्टेट सक्सेशन। ठीक है जी। वहीं पर ए का क्लेम ये है कि जनाब मैं इसका ऑनर हूं क्योंकि ए ने अपनी विल में, आखिरी जो उनकी इच्छा थी, विल थी, उसमें ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। ठीक है। आई होप दी फैक्ट्स आर क्लियर। नहीं है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड चेक दी फैक्ट्स अगेन। अब देखते हैं, इसमें हम सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन चेक करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन हमने क्या बोला था? सब्सटेंटिव लीगल राइट और वायलेशन ऑफ दैट राइट। सब्सटेंटिव लीगल राइट कौन गया है कोर्ट में? एफएस गया है, तो एफएस को कॉज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा। एफएस का कॉज ऑफ एक्शन ये है कि भैया मेरा इस प्रॉपर्टी पर पोसेशन का अधिकार है और उस पोसेशन को वी ने वॉयलेट किया है क्योंकि वो मुझे ये पोसेशन नहीं दे रहा है। तो कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ गया इस प्रॉब्लम से। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर हमने क्या बोला था? जिसके रिलेशनशिप में सूट फाइल किया गया है। तो किसके रिलेशनशिप में सूट फाइल किया गया है? इस प्रॉपर्टी को लेके। तो सब्जेक्ट मैटर हो गया ये हाउस। ठीक है जी, चलो डन। उसके बाद हम आते हैं रिलीफ। रिलीफ क्या क्लेम की गई है? रिलीफ मैंने बताया था वो रेमेडी जो हम कोर्ट से क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पर रिलीफ क्या हो गया? वो पोसेशन मांग रहा है प्लस डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो ये दोनों रिलीफ हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं टाइटल पे। टाइटल मैंने क्या बताया था? लीगल स्टेटस और लीगल कैपेसिटी
इन रिलेशन टू दी सब्जेक्ट मैटर। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। यहां पर टाइटल क्या है, एफ एस का इस प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्या रिलेशनशिप क्लेम कर रहा है जिसके कारण उसको उसका पोसेशन मिले। क्या रिलेशनशिप क्लेम कर रहा है कि जनाब मैं ओनर हूं। इस प्रॉपर्टी के साथ जो रिलेशनशिप क्लेम किया जाएगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी के साथ ये रिलेशनशिप है, वही टाइटल होता है। तो क्या क्लेम कर रहा है, ओनर। ठीक है, वहीं पर मिस्टर ए ने जब अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया एज अ डिफेंडेंट, तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, वो भी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब मैं इसका ओनर हूं, नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं इसका ओनर हूं। तो यहां पर टाइटल में एफएस का टाइटल क्या है, ओनर का, और ए का टाइटल क्या है, ओनर का। दोनों का टाइटल ओनर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए आप, अब आते हैं मैट्रिन इशू। मैट्रिन इशू मैंने आपको बताया था कि हर वो फैक्ट जो कि पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा अपना टाइटल प्रूव करने के लिए और कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने के लिए। अब एफएस को यह प्रूव करने के लिए इसका ओनर मैं हूं, क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि भैया इंटरस्टेट सक्सेशन से ये प्रॉपर्टी मेरे पास आई है। इंटरस्टेट सक्सेशन प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ए क्लेम ये कर रहा है कि नहीं जनाब मैं इसका ओनर हूं, ए को क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए को विल प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैट्रिन इशू क्या हो गए, इंटरस्टेट सक्सेशन और विल। अगर विल प्रूव हो जाती है कि हां एफ ने ए के पक्ष में ये विल कर दी थी, तो केस कौन जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। और अगर विल ना प्रूव होके इंटरस्टेट सक्सेशन प्रूव हो जाता है तो केस एफएस जीत जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अगले एग्जांपल की स्टोरी इस तरीके से है। देखिए, मिस्टर ए हैं, इन्होंने लोन दिया है बी को। अमाउंट मान लीजिए 20,000 रुपए का। हम छोटे मोटे लोन की बात करते हैं यार, बड़े लोन की नहीं करते हैं। 20,000 रुपए का लोन है, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो पे बैक नहीं कर रहे हैं, इज नॉट पेइंग बैक द लोन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ। वो कोर्ट में चले गए और इन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर दिया। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब इसमें हम एक एक चीज डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन अगेन एसएलआर क्या थी, सब्सटेंटिव लीगल राइट और वायलेशन। एसएलआर यहां पर क्या है, एसएलआर है द राइट टू गेट हिज मनी बैक, गेट द मनी बैक। क्योंकि जब आपने किसी को पैसे दिए हैं उधार पे, तो आपका राइट बनता है ना कि आप उससे पैसे वापस लेंगे। और वायलेशन क्या है, डिनाइल ऑफ द सेम, कि भैया मैं तो आपके पैसे नहीं दे रहा हूं। तो जैसे ही डिनाइल हुआ आपका कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया। कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया तो आप कोर्ट के पास आ जाओ भैया। इसीलिए हमने कोर्ट खोली थी, ताकि जब आप ऐसी गलती कर दो कि पैसे दे दो ऐसे आदमी को जो पैसे वापस ना करे, तो आपके पैसे दिलवाए जा सके। मतलब जॉक्स अपार्ट, जब कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया तो कोर्ट में वो आदमी आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोर्ट में आ गया, चलो ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या है इस मामले में, सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बताया था मनी सूट्स में मनी होता है, दैट इज द लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट सब्जेक्ट मैटर हो गया। किसके सिलसिले में, किस लिए आप कोर्ट में आए हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट थिंग यू हैव कम टू द कोर्ट। अब देखिए रिलीफ क्या मांगी जा रही है। रिलीफ क्या है, रिकवरी ऑफ मनी, मेरा पैसा दिलवा दो। रिकवरी ऑफ मनी इसका रिलीफ हो गया। उसके बाद आ जाइए आप टाइटल। अब देखिए, अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो शुरू होता है। यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये जो मनी था, जो सब्जेक्ट मैटर है, मैंने आपको क्या कहा है बार बार, जब भी मैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। टाइटल क्या है, लीगल रिलेशन और लीगल कैपेसिटी, लीगल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू दी मनी, विद रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट मैटर, सॉरी। तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या था, मनी था। इस पैसे से जो वो क्लेम कर रहा है, इस पैसे से जो वो क्लेम कर रहा है, ए का क्या रिलेशन है, क्या है, इज द क्रेडिटर। भाई उसने पैसे दिए ना, तो क्या रिलेशन हुआ, क्रेडिटर हुआ। ठीक है, अब आ जाइए मैट्रिन इशू। मैट्रिन इशू क्या होगा, अब उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्रेडिटर है या नहीं है। अगर ए ने ये प्रूव कर दिया कि जनाब मैं क्रेडिटर हूं और ये पैसे देने के लिए मना कर रहा है, तो उसे क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी, उसे टाइटल प्रूव करना पड़ेगा और कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना पड़ेगा। अब ये दोनों कॉज ऑफ एक्शन किस चीज पे डिपेंड करते हैं,
वो सारे फैक्ट जो ये प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो वो होते हैं मैटर इन इशू। तो यहां पर मैटर इन इशू क्या हुआ, सिर्फ आखिरी में बात कहां पर आके टिकेगी, लोन ट्रांजैक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था। अगर ये बात ए प्रूव कर देता है कि हमारे बीच लोन का ट्रांजैक्शन हुआ था तो टाइटल प्रूव हो गया, टाइटल प्रूव होने के साथ कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो गया और ए के फेवर में मामला डिसाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैटर इन इशू, कौन सा इशू हमें डिसाइड करना है, हमें अल्टीमेटली लोन ट्रांजैक्शन डिसाइड करना है कि भैया लोन दिया भी गया था या नहीं दिया गया था। उसके लिए हो सकता है वो गवाह दे, उसके लिए हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट लेके आए। तो अल्टीमेटली मैटर इन इशू इसमें हो गया लोन ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि अगली प्रॉब्लम है, डब्ल्यू हैं, इन्होंने फाइल किया है मुकदमा मिस्टर एच के अगेंस्ट जो कि इनके हस्बैंड हैं, और मुकदमा है जी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मुकदमा है। शुरू करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है राइट टू बी कॉल्ड एज अ लीगल वाइफ, नहीं राइट टू, सॉरी ये लीगल वाइफ वाला नहीं है, राइट ऑफ द वाइफ टू कोहेबिट विद द हस्बैंड। भाई हस्बैंड के साथ वो रहें, ये उनका राइट है ना, क्योंकि उनकी वाइफ है वो। और उसमें वॉल्यूशन क्या हुआ है, डिनाई कर रहा है हस्बैंड उनके साथ ही नहीं रह रहा है, तो ये अपना कॉज ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद अपना आता है सब्जेक्ट मैटर। क्या है जी, सब्जेक्ट मैटर ये पर्सनल है। ठीक है, पर्सनल क्या कि कोहैबिटेशन ड्यू टू लॉफुल मैरिज। ठीक है, पर्सनल हो गया। उसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट, क्या होता है, रिलीफ। वो रिलीफ क्या क्लेम कर रही हैं, वो रिलीफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वही कह रही है ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जी मेरा। और उसके बाद टाइटल क्या है, अब देखिए टाइटल, जो वो सब्जेक्ट मैटर है इस मामले में, जो पर्सनल सब्जेक्ट मैटर है, जो कि मैंने आपको बोला कोहैबिटेशन ड्यू टू लॉफुल मैरिज। ठीक है, तो वो किस रिलेशनशिप में कोहैबिटेशन डिमांड कर रही हैं, किस रिलेशनशिप में। भैया मान लीजिए डब्ल्यू और एच एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो क्या वो कोहैबिटेशन डिमांड कर सकती है, नहीं। वो अगर कोहैबिटेशन डिमांड कर रही है तो किस रिलेशनशिप में कर रही है, किस कैपेसिटी में कर रही है, दैट इज आवर टाइटल। तो यहां पर क्या हो गया, वाइफ। ठीक है जी, अब आते हैं मैटर इन इशू पर। ये टाइटल प्रूव करने के लिए और ये कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने के लिए डब्ल्यू को क्या प्रूव करना पड़ेगा, लीगल वेडिंग, कि भैया हमारी जो है बात वो लीगल वेडिंग हुई थी। देखिए अगर लीगल वेडिंग प्रूव हो गई तो इसका मतलब टाइटल प्रूव हो गया, टाइटल प्रूव हो गया तो कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो गया, कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो गया तो कोर्ट रिलीफ दे देगा। तो कहानी कहां पर आकर अट सकती है, मैटर इन इशू पर। ठीक है, तो इस मामले में मैटर इन इशू क्या हो गया, लीगल वेडिंग, कि हाँ जी इन दोनों की लीगल वेडिंग हुई थी। डब्ल्यू कहेगा कि देखिए जी ये फोटो है, ये गवाह हैं, ये इन तरीके से मैं आपको प्रूव करती हूं। एच ये कहेगा नहीं जी ये फोटो झूठे हैं, या वो कुछ और प्रूफ लेके आएगा, मैं तो उस समय यहां पर था ही नहीं, ये मॉर्फ्ड फोटो है, वॉट एवर द रीजन इज, नॉट गोइंग इनटू द एविडेंस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पर हमने ये यहां से इसके सारे एलिमेंट्स सूट के देखे हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम की कहानी है, देखो क्या होता है, कलर चेंज करते हैं भाई पहले तो यार, ये वाला लेते हैं। देखो ए जो थे उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने गिफ्ट कर दिया बी को। ए की डेथ हो गई और इस डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी का जो पोसेशन था वो सी ने ले लिया, जो कि इनका बेटा है, सन है। और इनका कहना है क्योंकि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है तो इंटरस्टेट सक्सेशन के कारण ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, इंटरस्टेट सक्सेशन के कारण। ठीक है, बी का कहना है भाई इंटरस्टेट सक्सेशन अप्लाई नहीं होता, ये प्रॉपर्टी उन्होंने गिफ्ट कर दी थी इसलिए प्रॉपर्टी मेरी, इसलिए पोसेशन दे दे। सी पोसेशन नहीं दे रहा है। तो अब बी ने अल्टीमेटली क्या किया, बी ने भैया कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसने 2 रिलीफ वहां से क्लेम की कि भैया मुझे पोसेशन वापस दिलवाया जाए इस प्रॉपर्टी का, प्लस मुझे मैसने प्रॉफिट्स भी दिलवाए जाए। मैसने प्रॉफिट्स क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी, हालांकि हम इसको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। एक प्रॉपर्टी जो मिस्टर ए की है लेकिन उस पर बी ने कब्जा कर रखा है, तो जो भी प्रॉफिट बी उससे कमा रहा है, जो कि ए कमा रहा होता अगर वो इस प्रॉपर्टी पर उसका जायज कब्जा होता, वो सारे प्रॉफिट
जो बी ने उस दौरान कमाए जिस समय उसके पास उस प्रॉपर्टी का गलत पोसेशन था, वो सारे प्रॉफिट हम मैसने प्रॉफिट बोलते हैं, और उनकी रिकवरी भी मांगी जाती है कि जनाब मुझे पोसेशन तो दिलवाओ, लेकिन ये 2 साल से मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है और पता नहीं कब तक केस चलेगा। मान लीजिए 6 साल में केस डिसाइड हुआ, तो 6 साल इसने मेरी प्रॉपर्टी रखी है, तो मेरा जितना जो प्रॉफिट बनता है, जितना प्रॉफिट इसने कमाया, जितना प्रॉफिट कमा सकता था, वो सारा प्रॉफिट मुझे दिलवाया जाए। तो उसने 2 चीज मांगी, पोसेशन मांगा और उसने मैसने प्रॉफिट मांगा। ये अपनी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो गया। आप देखते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन इसमें क्या है सबसे पहले। ठीक है, देखिए कॉज ऑफ एक्शन क्या है। पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि इसमें कॉज ऑफ एक्शन 2 है। पहला कॉज ऑफ एक्शन कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट था, पोसेशन को एंजॉय करने का राइट था, और उस राइट को वॉयलेट किया गया। ठीक है जी, ये तो कॉज ऑफ एक्शन 1 हो गया। दूसरा कॉज ऑफ एक्शन होगा कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाने का राइट था, जो कि इसलिए वॉयलेट हुआ क्योंकि मेरे पास पोसेशन नहीं था। तो यहां पर 2 कॉज ऑफ एक्शन है, पोसेशन भी और मैसने प्रॉफिट भी। तो राइट ऑफ बी ओवर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी एंड मैसने प्रॉफिट्स, ये दोनों इस बार कॉज ऑफ एक्शन है। राइट ऑफ पोसेशन एंड राइट ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जिसके कारण वो कोर्ट में आया है। तो यहां पर अपने पास कॉज ऑफ एक्शन 2 हो गए हैं, क्योंकि 2 राइट इन्फ्रिंज हो रही है ना, उसी प्रॉपर्टी को लेके 2 राइट इन्फ्रिंज हो रही हैं, तो 2 हो गए। ठीक है जी। सब्जेक्ट मैटर क्या है? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट मैटर तो सबसे आसान चीज है यार, प्रॉपर्टी, ये वाला घर जिसको लेके सारी लड़ाई चल रही है। रिलीफ क्या क्लेम की गई है? रिलीफ 2 क्लेम की गई है, एक तो पोसेशन मांग रहा है वो, और वो मैसने प्रॉफिट मांग रहा है। ठीक है जी। उसके बाद टाइटल, क्या टाइटल है? वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी मैं ओनर हूं इसका, तभी तो मांग रहा है ना। तो बी का टाइटल क्या है? ओनर। और ए क्या कह रहा है कि मेरा टाइटल क्या है? वो भी कह रहा है जी मैं ओनर हूं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैटरन इशू। देखिए, ये प्रूव करने के लिए, अपना टाइटल प्रूव करने के लिए, ओनरशिप प्रूव करने के लिए बी को क्या प्रूव करना पड़ेगा? बी को प्रूव करना पड़ेगा वैलिड गिफ्ट। ठीक है जी, ये प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ये प्रूव हो जाता है कि हां ये वैलिड गिफ्ट है, गिफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं और ये प्रॉपर्टी गिफ्ट हो चुकी थी, जैसे ये प्रूव हुआ तो ये ओनर प्रूव हो जाएगा, और जैसे ही ओनर प्रूव हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो गया तो डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। तो यहां पर मैटरन इशू सबसे पहले क्या आता है कि ये वैलिड गिफ्ट था या नहीं था। वहीं पर अगर यहां की मैटरन इशू की बात करें तो ये क्या प्रूव करने की कोशिश करेगा कि ये वैलिड गिफ्ट नहीं था। भाई ये तो प्रूव करेगा कि वैलिड गिफ्ट है, ये क्या प्रूव करेगा? वैलिड गिफ्ट नहीं है, और वैलिड गिफ्ट नहीं है इसलिए इंटरस्टेट सक्सेशन के कारण मैं इसका ओनर बन गया। तो आई होप दिस मैटरन इशू इज क्लियर। मैटरन इशू वैलिड गिफ्ट का हो जाएगा कि वैलिड गिफ्ट है या नहीं है। विद दिस वी एंड दिस एपिसोड। थोड़ा सा लंबा बड़ा बन गया, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस एक ही एपिसोड में कम से कम इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करूं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।